श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। उपस्थिति को देखकर कह सकता हूँ कि जनता के मन में अहिंसा के प्रति आकर्षण है। हिंसा बहुत हो रही है और सब लोग चाहते हैं कि अहिंसा का विकास हो। अहिंसा के लिए मेरे सामने 3 शब्द रहे: स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज व्यवस्था और स्वस्थ अर्थव्यवस्था। आज व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं है, बीमारियां बढ़ रही है, बहुत बीमारियां, और ऐसी नई बीमारियां कि डॉक्टर भी उलझ जाते हैं कि शरीर का स्वास्थ्य ही नहीं, मन भी स्वस्थ नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं डिप्रेशन की समस्या लेकर, तनाव की समस्या, इतनी चिंता, बहुत चिंता, और इसलिए चिंता कि आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, मन उलझ रहा है। मैंने जब तमकौर में प्रवेश किया, हरियाल से चले और रास्ते में मोती की ढानी वहाँ पहुँचे तो बहुत सारी महिलाएं सामने आकर रास्ता रोक लिया और बोली कि पिछली बार आप आए और हमने कहा पानी चाहिए तो पानी तो आ गया, अब फाटक की बात हो रही है, फाटक का बात खोल कर जाओ तो रास्ता छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने देखा हमारे सामने भी धरने की बात आ रही है, हम क्या करें, हम कहाँ से लाएं फाटक? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, न एक पैसा रखते, न एक पैसा, न 1 इंच भूमि, हम फाटक लाए कहाँ से? पर इससे लगता है कि समस्याएं हैं और अलग अलग समस्याएं, अलग अलग प्रकार से लोग दुखी हो रहे हैं। अभी हम आ रहे थे और रास्ते में शायद उसी गांव की या थोड़ा आगे आए, बहुत सारी महिलाएं आ गई। हम रुके, मैंने कहा बोल आप क्या कहना चाहती है? बोले कि रोटी नहीं है, भूखे हैं, भूखी बहुत है, बड़ी समस्या है रोटी की। मुझे आश्चर्य होता है कि जब रोटी और पानी जिनके आधार पर आदमी का जीवन चलता है और वह भी न मिले तो फिर आदमी जी कैसे सकता है? बड़ी भारी समस्या है। रोटी की समस्या और पानी की समस्या, इसका मतलब जीने की समस्या। आदमी सुख से जी नहीं सकता, न तो कोई विकास कर सकता, न कोई वैज्ञानिक बन सकता, न कोई दार्शनिक बन सकता, और न कोई आदमी बड़ा काम कर सकता। कोई भी आदमी काम तब कर सकता है जब रोटी पानी की चिंता, कम से कम ये चिंता तो न हो और चिंताओं को छोड़ दे। मैं देखता हूँ गौवें जंगल में जाती है, बकरियाँ भेड़े जाती है, दिन भर चरती है तो भी पता नहीं पूरा पेट भरता है या नहीं भरता। तो केवल पशु जगत के सामने ही समस्या नहीं है, आदमी के सामने भी समस्या है कि जब खाने को पूरी रोटी न मिले तो भला आदमी क्या करे। हमने अहिंसा यात्रा के दौरान हिंसा के कारणों को खोजने का प्रयत्न किया तो अनेक कारण सामने आए, उनमें 2 बड़े कारण सामने आए। एक तो आवेश, आदमी में इतना आवेश है कि बात बात में गुस्से में आ जाता है, और तलवार, या पुराने ज़माने की कहावत है तलवार उठ जाती है, और आजकल तो बहुत सारे साधन उठ जाते हैं। इसीलिए घरेलू हिंसा बहुत हो रही है। बड़ा आश्चर्य है कि परिवार को तो त्राण माना गया, शरण माना गया था, और परिवार के लोग भी आपस में एक दूसरे की हत्या, पिता पुत्र की हत्या, पुत्र पिता की, जो सोचा नहीं जा सकता कि बेटा माँ को मार सकता है पर मार रहा है। क्यों? आवेश के कारण। आवेश बड़ा प्रबल है और उस कारण एक हिंसा।
हिंसा का एक दूसरा बड़ा कारण भूख। भूख के कारण हिंसा बहुत हो रही है। भूख और पानी यानी रोटी और पानी की समस्या हिंसा का बहुत बड़ा कारण है। और आज के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगला युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा और किसी कारण से नहीं होगा। पानी की भारी समस्या और रोटी की भी समस्या। रोटी की समस्या क्यों है कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। कुछ लोग तो बहुत धनी बन जाते हैं और कुछ कि खाने को नहीं मिलता। एक बार का ऐसा प्रसंग है कि एक कोई बहुत मोटा ताज़ा आदमी जिसके पेट भी बहुत बड़ा, शरीर बड़ा थुलथुला था और खड़ा था, सब लोग खड़े थे। तो बात चली कि देश में इतना अनाज होता है फिर भी बाहर से मंगाया जा रहा, आखिर जाता कहाँ है। एक आदमी बोल उठा कि आप जैसे लोगों के पेट में चला जाता है, हमारे पेट में तो आता ही नहीं है। बड़ी समस्या है। मन स्वस्थ नहीं, जब शरीर भी स्वस्थ नहीं, मन भी स्वस्थ नहीं होता, चिंता से मन घिरा रहता है, दुखी रहता है मन। और भावात्मक स्वास्थ्य भी नहीं है। भावना पर, अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर भी कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है। यह तो शायद विद्यार्थी जगत की भी बड़ी समस्या है, परिवारों की भी समस्या है। क्रोध भी प्रबल और अहंकार भी प्रबल। और विद्यार्थी को भी ध्यान देना है कि कोरा इंटेलेक्चुअल नहीं बनना है, इमोशनल डेवलपमेंट करना है, अपना भावात्मक विकास करना है। वह नहीं होता है तो परिवार में भी समस्या होती है। एक छोटी सी बात आपको बताऊं। एक युवती शादी हो गई, पढ़ी लिखी थी काफ़ी, पर जितनी पढ़ी उतना ही अहंकार बढ़ गया, भावात्मक विकास नहीं हुआ। विद्या के साथ कहा तो जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, परंतु पता नहीं क्या बात है, विनय तो कम आता है, अहंकार बढ़ जाता है। प्रसंग ऐसे बना, शादी हो गई, घर में 3 व्यक्ति, पति, सास और वह स्वयं। 2-4 महीने के बाद पति ने सोचा कि मैं लाया था पत्नी को इसलिए कि माँ बूढ़ी है, ये सेवा करेगी, माँ को आराम मिलेगा। पर अब तो ऐसा लगता है कि माँ पर एक व्यक्ति का भार और बढ़ गया। ये तो कोई काम नहीं करती है, इतना अहंकार है, काम करती नहीं है, तो इसको कोई काम में लगाना चाहिए। पर पढ़ी लिखी बहुत है, कैसे करूं? कोई उपाय करना चाहिए। युक्ति खोजी, योजना बना ली और सुबह का समय माँ झाड़ू देने लगी। और वह आया कि माँ बहुत वर्ष हो गए, कब से झाड़ू दे रही हो, बूढ़ी हो गई हो, अब झाड़ू तुम मत दो, मैं दूंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा, ये तो लुगाइयों का ही काम है, तुम्हारा काम नहीं है। आपस में झगड़ा करने लगे, ऊपर खड़ी खड़ी देख रही है। दोनों झगड़ा, कृत्रिम झगड़ा, योजना पूर्वक झगड़ा कर रहे हैं। आखिर कई देर झगड़ा चला, ऊपर खड़ी बोली झगड़ा क्यों करते हो, बारी बांध लो, एक दिन तुम दे लेना और एक दिन ये दे लेगी। जहाँ भावात्मक विकास नहीं होता, पारिवारिक सामंजस्य भी नहीं होता, समरसता नहीं होती और बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है। बहुत आवश्यक है शिक्षा के साथ। आचार्य तुलसी ने जब ये अनुभव किया और उन्होंने मुझे कहा कि विद्यार्थी का भावात्मक विकास होना चाहिए, तो फिर एक जीवन विज्ञान के नाम से एक प्रणाली का विकास किया गया। उसका मूल प्रयोजन ही है भावात्मक विकास। उसका जैसे हमारा एक फार्मूला भी बना हुआ है परीक्षा ध्यान का कि व्याधि, आधि, उपाधि, समाधि, 4 सूत्र है, 4 शब्द हमारे सामने। व्याधि शरीर की बीमारी, आधि मन की बीमारी, उपाधि भावात्मक बीमारी, क्रोध, अहंकार, लोभ, भय आदि, और समाधि शांति में रहना। पर शांति में आदमी कब रह सकता है? जब व्याधि आदि उपाधि से परे चले जाए तो समाधि में रह सकता है, अन्यथा समाधि में रह नहीं सकता। आज आवश्यक है शिक्षा जगत के लिए कि समाधि में विद्यार्थी को ले जाएं
और तीनों से मुक्ति दिला दें। तो भावात्मक विकास बहुत जरूरी है। तो ये स्वस्थ और स्वस्थ व्यक्ति का एक थोड़ा सा चित्र मैंने आपके सामने रखा कि व्यक्ति स्वस्थ कब हो सकता है कि जब वह शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ और भाव से स्वस्थ। अब प्रश्न है स्वस्थ समाज व्यवस्था। समाज व्यवस्था भी स्वस्थ नहीं है। जिस समाज में दहेज चलता है, दहेज तो भले, पर दहेज का तोल मोल चलता है और बेचारे गरीब आदमी की लड़कियां दहेज के कारण कितनी पीड़ित होती है और परिवार भी कितना पीड़ित होता है। इस दहेज प्रणाली में भी पुनः चिंतन होना चाहिए कि इसको क्या रूप दिया जाए, पर समाज में नहीं हो रहा है। समाज की व्यवस्था भी त्रुटिपूर्ण है। उसके साथ भ्रूण हत्या, ऐसा जघन्य अपराध कि आदमी कैसे कर सकता है, पर लगता है कि दहेज के कारण भ्रूण हत्या को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। तलाक की समस्या, नई नई समस्याएं पैदा हो रही है। तो समाज व्यवस्था भी स्वस्थ नहीं है, हम स्वस्थ नहीं कह सकते। तीसरी बात, अर्थव्यवस्था भी स्वस्थ नहीं है। एक और, हमने इस यात्रा में ऐसे लोगों की रसोई या भोजन की टेबल को देखा कि इतने आइटम है, गिनना भी मुश्किल होता है। तो दूसरी ओर जनजाति, आदिवासी या गरीब लोगों के घरों में रहे तो देखा कि केवल रोटी राबड़ी भी पूरी उनको नहीं मिलती है, 2 चीज़ें भी नहीं मिलती है, 50 चीज़ों की बात ही सपना भी नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था हो, अच्छी अर्थव्यवस्था, तो कम से कम ऐसी व्यवस्था कि जहां आदमी भूखा न रहे। हमने दिल्ली में भी बड़े बड़े लोगों से, राजनेताओं से कहा कि आपकी अर्थव्यवस्था से हमें संतोष नहीं है, और कुछ ज़्यादा न कर सके तो कम से कम इतना भी हो जाए कि हिंदुस्तान का कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। पर यह भी नहीं हो रहा है। और जहाँ जाते हैं पदयात्रा में ये बात सुनते हैं, बड़ा अटपटा सा लगता है, मन में थोड़ी ग्लानि भी होती है, करुणा भी जागती है और थोड़ी पीड़ा भी होती है कि वहाँ कैसे जी रहे हैं, कैसे रहते हैं। पूरी यात्रा में हमने बहुत देखा, कहीं कहीं समाधान का खोजा, हमने समाधान भी खोजा और अहिंसा प्रशिक्षण का एक प्रयोग शुरू किया, जो आज अनेक स्थानों पर, अनेक प्रांतों में चल रहा है, जहाँ नैतिकता का प्रशिक्षण, अहिंसा का प्रशिक्षण और उसके साथ साथ रोजगार का प्रशिक्षण, ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, टमकोर और टमकोर से मलसीसर तक के जितने गांव हैं, वहाँ अहिंसा प्रशिक्षण का, रोजगार प्रशिक्षण का चल रहा है। हमें पता लगा, पहले पता सुना था और आज भी लगा कि जो पर्दे टंगे थे कि अहिंसा प्रशिक्षण के माध्यम से स्वागत, तो एक अच्छा उपाय है कि जिसके द्वारा वर्तमान की समस्या को सुलझाने का एक मार्गदर्शन है। जब मलसीसर के इतने लोग हैं, धनी लोग हैं और कॉलेज बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, तो इस पर भी ध्यान दें कि गांव की स्थिति क्या हो। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहा कि आप हरियाणा को ऐसा बनाए कि कोई भूखा न हो। जब भिवानी में थे तो राजस्थान की मुख्यमंत्री भी आई, उनसे भी कहा कि ऐसी कोई योजना बनाए जिससे कि ये समस्या सुलझ जाए। तो अर्थव्यवस्था भी स्वस्थ हो, तब वह सारा ठीक हो सकता है। इन तीनों के बाद चौथी स्थिति दुख की यह है कि आदमी आत्मनिरीक्षण करना नहीं जानता। हमारे यहाँ ध्यान करना, आत्मनिरीक्षण करने की प्रणाली थी कि हर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे, दूसरे के दोषान्वेषण करना, छिद्रान्वेषण करना, दूसरे में दोष देखना, बताना, यह तो चलता है, पर आत्मनिरीक्षण का अभाव हो गया। अपने आप को देखना, प्रार्थना क्या है, इबादत क्या है, यही तो है। अपने आप को देखो, अपने आप को देखने के माध्यम से परम आत्मा को देखो। अपना नहीं देखते, बड़ी समस्या है। दूसरे को देखते हैं
दूसरे की कमी बताते हैं और अपने आप को सुधारते नहीं है। इसीलिए पारिवारिक झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। आत्मनिरीक्षण के अभाव में एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं। रसोई घर, सास और बहू दोनों बैठे और संयोग की बात कि बहू उधर से गई और बीच में घिलोड़ी, कहते हैं राजस्थान में घिलोड़ी, घी पात्र, वह घिलोड़ी पड़ी थी, घृत पात्र पड़ा था। बहू के पैर से ठोकर लगी और घी ढुल गया। सास बोली, अंधी है क्या, देख कर नहीं चलती, इतना घी ढुल गया। ठीक है, बात पूरी हो गई। सास में आक्रोश और बहू के मन में आक्रोश पर बोल नहीं सकी कुछ। दूसरे दिन की बात, रसोई में दोनों बैठे हैं और वही गिलोड़ी पड़ी है। सास उठी और किसी प्रयोजन से जाने लगी, पैर की ठोकर लगी और घी ढुल गया और आक्रोश में आकर बोली कि कैसे निकम्मे आदमी है जो बीच में घी को रख देते हैं, गिलोड़ी को बीच में रख देते हैं जिससे कि घी ढुल जाए। जब बहू से घी ढुल गया तब तो कि अंधी हो, देख कर नहीं चलती, और अपने पैर से घी ढुल गया तब यह नहीं कहता देख कर नहीं चलती कि कैसे निकम्मे आदमी जो घी पात्र को बीच में रख देते हो। आत्मनिरीक्षण का अभाव, इसीलिए घरेलू झगड़े ज़्यादा होते हैं। अगर एक आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति बढ़ जाए और सब लोग अपने आप को देखना सीख जाएं। हम लोग प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते हैं, आज तो बहुत विलम्ब हो गया, अन्यथा विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को नहीं, ग्रामीण लोगों को भी कराते हैं। आजकल तो ग्रामीण बैंक भी चलता है, बैठे मेरे सामने, तो गांव में बैंक भी चलता है, पैसे का धंधा चलता है, तो हम लोग गांव में ध्यान का प्रयोग भी कराते हैं जिससे एकाग्रता हो जाए, हमारी एकाग्रता बढ़े, चंचलता कम हो। नहीं तो क्या होता है, चाहे प्रार्थना करो, नमाज करो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, मन टिकता नहीं है। यह समस्या किसी एक आदमी की नहीं, लगभग सबकी समस्या है। मन की एकाग्रता हो जाए, मन की एकाग्रता, और एकाग्रता के साथ हम सब काम कर सके, उसके लिए जरूरी है ध्यान और आत्मनिरीक्षण। 4 बातें मैंने बतलाई, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था और अपने हित के पारिवारिक सामंजस्य के लिए आत्मनिरीक्षण और ध्यान, इन पर आप चिंतन करें। हम आए, कौशिक जी का भी इतनी दूर से संवाद मिल गया। वे भिवानी में हमारे पास आए थे कि आपको वहाँ कॉलेज में आना है। मैंने कहा कैसे कठिनाई है, मलसीसर गांव से 2 किलोमीटर दूर आ गए, फिर भी उनका आग्रह था और हमने स्वीकार किया। पर आज के विज्ञान का चमत्कार है कि दूरियां समाप्त हो गई। आश्चर्य है कि क्षेत्र की दूरियां तो समाप्त हो गई, आदमी में दूरियां और बढ़ती जा रही है, घर में भी दूरियां बढ़ती जा रही है, भाई भाई में भी दूरियां बढ़ती जा रही है, परिवार में दूरियां बढ़ती जा रही है, और क्षेत्र निकट आ गया। तो वहाँ बैठे ही उन्होंने जो कहना था कह दिया, आपने हमने सुन लिया। दूरियां मिटती है, पर दूरी के बारे में भी हमारी चेतना जागृत होनी चाहिए कि दूरियां अपने आदमी की दूरी न बढ़े, आदमी आदमी के दूर न जाए। अन्यथा होता यह है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, और इसका कारण केवल हम वर्तमान को न देखें, परिणाम को देखें, केवल प्रवृत्ति को नहीं, परिणाम को देखें, भविष्य को देखें। जब भविष्य का दर्शन नहीं होता तो कोरे वर्तमान से भी काम नहीं चलता। मैं आज की इस चर्चा को संपन्न करूं एक छोटी सी घटना के साथ। किसान खेत में बैठा था, सुस्ता रहा था, ट्रांजिस्टर चल रहा था,
देश विदेश का समाचार सुन रहा था। घंटा भर तक सुनता रहा। घंटा भर के बाद उठा तो देखा कि खेत की नालियां टूट गई, पानी खेत में फैल रहा है। एकदम गुस्से में आ गया, हाथ में लाठी ली और ट्रांजिस्टर को पीटना शुरू किया कि बेवकूफ़ कहीं का, दुनिया भर की तो बात बता रहा था और मेरे खेत की नालियां टूट रही, तुमने सूचना ही नहीं दी, मुझे बताया नहीं। खूब पीटा और ट्रांजिस्टर को समाप्त कर दिया। जब कोरा वर्तमान भविष्य भी हमारे सामने रहे, भविष्य और वर्तमान दोनों को सामने रखें और अतीत को भी न भूलें, ये त्रैकालिक संबोध हमारा जागृत हो तो शायद अच्छे व्यक्ति का, अच्छे समाज व्यवस्था का, अच्छी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है और उस स्थिति में एक अहिंसा का वातावरण समाज में फैल सकता है। ओम आर्तम। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे